नमस्कार भारतवासियों, मैं आपका मित्र करण मोटवानी आज आपके सामने पेशकश करूंगा विकास दुबे की कहानी। कौन था विकास दुबे, क्या किया था उसने और उसका ये हश्र क्यों हुआ। तो बने रहिए मेरे साथ। 3 जुलाई की बात है जिस दिन पीएम मोदी ने लेह में अद्भुत भाषण दिया था। उसी दिन 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए बदमाशों के साथ फायरिंग में। इन सब में सबसे आगे नाम आ रहा था विकास दुबे का, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे। तो आखिर कौन था विकास दुबे? विकास दुबे वो था जिसने सन 2001 में बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की पुलिस थाने में निर्मम हत्या कर दी। विकास दुबे वो था जिसने सन 2000 में टीचर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। विकास दुबे वो था जिसने राम बाबू यादव का कत्ल किया। विकास दुबे वो था जिसने यूपी के 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मार दिया। तो आखिर एक अपराधी 5 साल बीजेपी के राज में, 15 साल बीएसपी के राज में और 5 साल एसपी के राज में रहते हुए भी कैसे बच सकता है? उसके ऊपर 60 से अधिक मामले दर्ज थे, लेकिन फिर भी वो खुला घूम रहा था। इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। विकास दुबे की माँ कहती हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर देना चाहिए। आखिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने विकास दुबे के कानपुर वाले, लखनऊ वाले घरों को गिरा दिया। घरों के अंदर से बंकर बरामद हुए, AK-47, पिस्टल्स, राइफल, इंसास राइफल और 300 से अधिक खोखे बरामद हुए। दोस्तों, इतने सारे हथियार आखिर एक नॉर्मल पर्सन के घर पे क्या कर रहे थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आखिरकार उसे किसने पनाह दी, किसने उसे सपोर्ट किया? विकास दुबे बोलता है कि सारे मेरे दोस्तों को तो बहन जी ने टिकट दे रखे हैं। कौन है वो बहन जी? बोलता है कि 33 मुकदमे दर्ज हैं, 7 पर मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा है और 6 मुकदमों पर तो रिपोर्ट ही खारिज हो गई। आखिरकार सांप को दूध पिलाओगे तो सांप तो डसेगा ही ना। कुछ लोगों ने कहा कि विकास दुबे के 200 पुलिस से ज़्यादा हेल्पर्स थे। आखिरकार ये गुर्गे कहाँ से पैदा हुए? पुलिस में इतने सारे कनेक्शंस। जिस दिन से घटना हुई उसी दिन से विकास दुबे फरार है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस कर कर विकास दुबे उज्जैन पहुंचा। इस टाइम पर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे की एनकाउंटर में गोली मारकर हत्या कर दी। श्यामू वाजपेयी, विकास दुबे का एक और गुर्गा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। एमपी पुलिस ने उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया। एसटीएफ की गाड़ियां उसे कानपुर ले जा रही थी। काफिले में बीच में अचानक से एनकाउंटर हो जाता है। अचानक से विकास दुबे मर जाता है। आइए जानते हैं विकास दुबे की एनकाउंटर की पूरी घटना। जब विकास दुबे को पुलिस की गाड़ियां ले जा रही थी, उनके साथ मीडिया की वैन्स भी जा रही थी। 10:30 बजे रात को आज तक के रिपोर्टर की गाड़ी से चाबी निकाल ली जाती है। एनकाउंटर के ठीक 15 मिनट पहले सारे मीडिया वालों को रोक दिया जाता है। कहते हैं कि कोरोना की सिक्योरिटी की चेकिंग हो रही। इतने सारे सवाल, इतने कम जवाब। जिस तरह से यह घटनाक्रम हुआ है, यह तो विकास दुबे का एनकाउंटर कम और सवालों के जवाबों का एनकाउंटर ज़्यादा लग रहा है। हमें विकास दुबे की मृत्यु का शोक तो बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हाँ, उस मृत्यु के साथ जिन सवालों की मृत्यु हो गई, जिन जवाबों की मृत्यु हो गई, उसका शोक एज अ डेमोक्रेसी हमें अवश्य मनाना चाहिए। विकास दुबे की मृत्यु के साथ कई सारे राज, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के कई सारे सीक्रेट्स उसी के साथ दफन हो गए। दोस्तों, मेरी तरह आपके भी मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिरकार इतने सालों तक विकास दुबे को जेल में क्यों नहीं डाला गया? उसके ऊपर 60 से ज़्यादा केस दर्ज थे, फिर भी वह खुला क्यों घूम रहा था? उसके कौन सपोर्टर थे? किसने उसे पनाह दी? किसने उसे जेल से बार बार निकलवा लिया? दोस्तों, राजनीति और अपराध के गठजोड़ की पैदाइश है विकास दुबे। उसने अपना नाम क्यों नहीं छुपाया? उसने अपना नाम इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि वह पकड़ा जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि महाकाल मंदिर में उसका एनकाउंटर नहीं करेगी पुलिस, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर उसे कोई खतरा नहीं। तो दोस्तों, आज आप सबकी तरफ से मैं यूपी पुलिस और भारत प्रशासन से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मुझे इन सवालों के जवाब अवश्य मिलेंगे। पहला सवाल, उसके ऊपर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे।
पहले, दूसरे या तीसरे मामले में ही उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इतना लंबा समय उसे क्यों दिया गया? दूसरा सवाल, अगर पुलिस ठिकाने पर कार्यवाही करने जा रही थी तो इसकी खबर विकास दुबे को कैसे पता चली? किसने यह खबर दी? तीसरा सवाल, इतनी हिमाकत, इतनी जुर्रत इस गैंग ने कैसे कर ली कि 8 पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चला दी? चौथा सवाल, आखिरकार विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में पुलिस वालों के नंबर क्यों रहे? किस पुलिस वाले ने उसकी हेल्प की? बताया जाता है कि चौबेपुर थाना के एक एसओ विनय तिवारी को ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कई पुलिस वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 पुलिस वाले हैं, वह भी विकास दुबे के साथ में थे। पांचवा सवाल, जिस विकास दुबे को 8 राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, उस विकास दुबे को एक मंदिर के नॉर्मल गार्ड ने कैसे पकड़ लिया? छठा सवाल, महाकाल के मंदिर की सुरक्षा तो बहुत कड़ी होती है दोस्तों, सीसीटीवी चप्पे चप्पे पर लगी होती है। अगर उसे भागना ही होता तो वह अपना नाम क्यों बताता? वो ऐसी जगह पर क्यों आता? दोस्तों, मेरा 7वां और आखिरी सवाल, जब विकास दुबे को देखा गया था एक्सीडेंट के जस्ट पहले, तब उसकी गाड़ी थी टाटा सफारी। उसके बाद मीडिया वालों को रोक दिया गया और एनकाउंटर हो गया था। उस टाइम पर उसकी गाड़ी जो दिखाई गई जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी थी TUV 300। गाड़ियाँ क्या 15 मिनट के अंदर बदल गईं? भगवान जाने। अब चलिए करते हैं सॉल्यूशंस की बात। ऐसे क्या सॉल्यूशंस हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे यह सब चीज़ें कम से कम हो, बिल्कुल मिनिमम लेवल पर रिड्यूस हो सकें? सबसे पहले तो हम लोगों को जड़ पर जाना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि इंडिया में ड्रग एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक 2003 से 4 के बीच में ही इंडिया में 4 मिलियन यानी 40 लाख ड्रग एडिक्ट्स थे। अब तो 2020 चल रहा है दोस्तों, अब तो कितने बढ़ गए होंगे। 2006 में ही अकेले इंडिया की लॉ एजेंसी ने 230 किलोग्राम हेरोइन और 203 किलोग्राम कोकीन बरामद की थी। ये सारे जो ड्रग्स हैं, इनका यूसेज नीचे से लेकर ऊपरी स्तर तक कई ऐसे लोग, विभिन्न प्रकार के लोग करते हैं। दूसरा, आर्म्स ट्रैफिकिंग यानी हथियारों की खरीदी बिक्री। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाज पुलिस फोर्स अमंग द वर्ल्ड्स वीकेस्ट। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? चलिए देखते हैं। 22 राज्यों का एक सर्वे किया गया जिसमें भारत के 25% से कम लोग पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या उनको अकाउंटेबल मानते हैं। एनकाउंटर होने के ठीक एक दिन पहले चित्रा त्रिपाठी जी लिखती हैं, एनकाउंटर 2 वजहों से होता है, अपराधी भागने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया हो। विकास दुबे उज्जैन से कानपुर आ रहा है, रात का वक्त है, देखिए STF कानपुर ला पाती है। या यह लाइनें साफ साफ बताती हैं कि हमारे देश के कानून के प्रति हम लोगों में कितना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है। इसका एक बड़ा रीज़न यह भी हो सकता है कि पुलिस के साथ वार्तालाप करना और आम बातचीत करना, FIR दर्ज कराना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पेशेंस की कमी आजकल वैसे ही लोगों में बढ़ी है, तो पेशेंस नहीं तो फिर टाइम कहाँ लोगों के पास। दूसरा कि हमारे भारत देश की पुलिस ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। बहुत कम पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन संभालनी पड़ रही है। भारत में करीब 28 लाख पुलिस वालों को सैंक्शन किया गया था, जिसमें से एट प्रेजेंट ओनली 19 लाख पुलिस वाले ऑन ड्यूटी हैं। बाकी के कहाँ हैं क्या पता, क्योंकि वैकेंसीज निकलती हैं लेकिन उनको कोई भरने वाला ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 144 पुलिस ऑफिसर प्रति 1 लाख हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस का जो डेटा है, मतलब एवरेज डेटा जो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल पुलिस फोर्स का, वो होता है 222 पर 1 लाख। दोस्तों, ये तो पूरे भारत का एवरेज है 144। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में तो 100 से भी कम है एवरेज। एक रीज़न और यह है कि पुलिस के ऊपर हम बहुत कम खर्चा करते हैं। अपनी GDP का 3 से 4%, उसमें से भी ज़्यादातर तो सैलरी पे ही चला जाता है। बहुत सारे हाई प्रोफाइल इक्विपमेंट्स, हाई टेक्नोलॉजी जो दी जाती है, जैसे अमेरिका को देख लीजिए आप, वहाँ पे पुलिस फोर्स के पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं खुद के। भारत में तो आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ना मैंने देखा है कि किसी भी पुलिस के पास हेलीकॉप्टर हो। दोस्तों, इन सब का एक और रीज़न है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या? पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का बढ़ जाना। जो लोकसभा, जो राज्यसभा चुनाव होते हैं, उनमें MPs MLAs जो आते हैं, उनके
क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल पुराने पास्ट के जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं उनकी वजह से उनका जो नेचर है वो तो उसी टाइप का रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। पुलिस के ऊपर अपना धौंस जमाना, पुलिस को अपने कंट्रोल में रखना, ये तो उनके लिए आम बात सी हो गई ना। और वो अपना काम करवाते हैं, पुलिस से उनका कांटेक्ट रहता है, और क्रिमिनल्स हैं तो क्रिमिनल्स का क्रिमिनल से भी कांटेक्ट रहेगा। ऐसे एक पूरा एक इम्पीटस बनता है, पूरा एक नेटवर्क बनता है क्रिमिनल, पुलिस और पॉलिटिक्स का। दोस्तों इसका एक यह सोल्यूशन हो सकता है कि हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को पुलिस से अलग कर दें। पॉलिटिकल कंट्रोल जो होता है ना, वही पुलिस को प्रेशर डालता है। किसी भी चीज़ में पुलिस के ऊपर कहाँ से प्रेशर आएगा? ऊपर से। ऊपर क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ही प्रेशर डालती है पुलिस को। देखिए अब भारत में तो हम लोगों ने पुलिस के लिए बहुत सारे कानून लाए हुए हैं, लेकिन क्या ये कानून ढंग से इम्प्लीमेंट हुए हैं? इसका जवाब है ना। बिकॉज पॉलिटिकल विल जो होती है ना, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से ये कानून वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। कभी लेजिस्लेचर में पास नहीं होते, या फिर पास होते हैं, दूसरी सरकार आती है वो कानून को हटा देती है। इन कारणों की वजह से पुलिस की जो रिफॉर्म्स हैं वो तो धरे के धरे रह गए। अब हम मोदी जी से आशा करते हैं कि वो हमारी पुलिस को, भारतीय पुलिस को अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट दें, हाई टेक टेक्नोलॉजी दें, ताकि हमारी पुलिस दुनिया की टॉप रैंक पुलिस में से एक हो जाए। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा होते हैं और इस देश को अंदर से ही खोखला कर देते हैं, क्यों इन अपराधियों की वजह से कानून की कोई इज्जत नहीं रह जाती। भारत देश का कानून कितना स्लो है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो रुक जाती हैं तो फिर चलने का नाम ही नहीं लेती। केसेस सालों साल तक तो ओपन ही नहीं होते, चलने की तो दूर की बात है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हम भारत वाले हमेशा तुरंत इंसाफ, इंस्टेंट रिलीफ की बात करते हैं? क्यों नहीं हम परमानेंट सोल्यूशन की बात करते हैं? दोस्तों हम मेहनत तो नहीं करना चाहते, लेकिन रिजल्ट पूरा पाना चाहते हैं। इन सब लूप होल्स को कौन सुधारेगा? दोस्तों हम सुधारेंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, टाइम भी है, और हमारे पास एक मोटिवेशन भी है अपने भारत देश को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करने का। हम लोगों को ही आगे आकर पुलिस के लिए रिफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, हम लोगों को ही पुलिस के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, एवं पुलिस को अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए हम लोगों को ही कंटिन्यू उनके ऊपर सुपरविजन रखना पड़ेगा। मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी आदमी आपको कभी भी किसी कानून का उल्लंघन करते हुए दिखे तो तुरंत रिपोर्ट कर दीजिए। टाइम हो सकता है लगे, बिकॉज हमारे देश का सिस्टम धीरे धीरे सुधरेगा, एक बार में तो सुधर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आप अपने नागरिक का फ़र्ज़ निभाएंगे तो हमारा देश सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी तो यहीं समाप्त हुई। अब फिर कभी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हों, आपको कुछ लगा हो कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा, कुछ मेरे अंदर एक न्यू चेंज आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।